नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है गजेंद्र और आप देख रहे हैं गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, यूपी कंबाइंड टेक्निकल में जो ट्रेड है राज अनुदेशक, तो दोस्तों उसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर इसके जो ट्रेड क्वेश्चन आते हैं, जो राज अनुदेशक में जो ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे आपके 60 क्वेश्चन, ठीक है? तो वो आप मुझे करा दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्वेश्चन किसी अच्छे सिविल के जो जानकार हैं, जो सिविल के जो विशेषज्ञ हैं, जो सिविल के बारे में अच्छे से रीड करते हैं, तो क्यों ना उनसे करा दिया जाए। तो आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं दोस्तों, आशुतोष भारती जी हैं, ठीक है? पॉलिटेक्निक प्लस बीटेक हैं, ठीक है? और सिविल की अच्छी जानकारी रखते हैं। निश्चित ही आप उन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत से ये एक सेट तैयार किया है, ठीक है? आप इस सेट को करने के बाद आपको भी लग जाएगा कि हाँ, सर को भी बहुत अच्छी जानकारी है। इसको पूरी पीडीएफ को मैं अगर आप इसको पीडीएफ को भी लेना चाहेंगे तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जिसको मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें भी ज्वाइन करके दोस्तों उसको ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आशुतोष जी आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम 60 क्वेश्चन आपके लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 60 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रैप्चर द साइज ऑफ स्पेसिमेन यूजेज। तो ऑप्शन ए 150 इंटू 150 इंटू 500 mm, ऑप्शन बी 100 इंटू 100 इंटू 700 mm, ऑप्शन सी 150 इंटू 150 इंटू 700 mm, एंड ऑप्शन डी 100 इंटू 100 इंटू 500 mm। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है इसका पहले का फर्स्ट का बी 100 इंटू 700 mm। तो इसका आंसर हमारा इसका आंसर हमारा सी 150 इंटू 150 इंटू 700 mm। ऑप्शन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रेश कंक्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड टू राइज टू द सरफेस वाइल प्लेसिंग एंड द कंपेटिंग इज कॉल्ड। ये कहना चाह रहा है कि जब कंक्रीट हम फ्रेश कंक्रीट को हम जब प्लेसिंग करते हैं, कंक्रीट करते हैं, तो उसके ऊपर जो हमारा एक वाटर की लेयर परत जम जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, ब्लीडिंग। और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है वो हमको चूज करना है। तो लीन मिक्स ब्लीडिंग मोर द कंपेयर टू रिच वंस, बिल्कुल सही जवाब। जो कच्ची हमारी कंक्रीट होती है वो रिच वन से उसका ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज बाय द एडिंग पोजोलाना फाइनर एग्रीगेट, ये भी सही बात है। ब्लीडिंग हमारा कम हो जाता है जब हम पोजोलान फाइनर एग्रीगेट यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इसमें हमारा आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वाइल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हमारा होगा सेग्रीगेशन। जब हम किसी कंक्रीट को ऊपर ऊंचाई से गिराते हैं और उसकी कंक्रीट से कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट अलग हो जाता है, तो उसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। ऐसे ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कि वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हमारी वर्कबिलिटी होती है कंक्रीट की वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो वर्कबिलिटी हमेशा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि अगर जैसा हमारा एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट की क्या ग्रेड है, राउंड शेप में है, शेप ले लो, राउंड शेप है या ट्रायंगल शेप है, उसके हिसाब से हमारी वर्कुलिटी इफेक्ट करती है। तो इसलिए ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे मेन है जो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वर्कुलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, वर्कुलिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसका उल्टा होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइम ऑफ ट्रांजिस्ट। क्योंकि टाइम के साथ वर्कुलिटी हमारी कम हो जाती है। टाइम कम रहेगा वर्कुलिटी ज़्यादा होगी, जैसे टाइम हमारा बढ़ता रहेगा वर्कुलिटी कम होती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन कंक्रीट की होती है 0.0003। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एयर इंटेनमेंट इन कंक्रीट इंक्रीज,
तो एयर इंटेनमेंट जो यूज करते हैं हम वर्कबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर FCR, स्प्लिट स्ट्रेंथ FCS एंड डायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ FCT इज गिवन बाय। तो इसमें हमको ये बताना है कि किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, किस 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 ऑर्डर में हमको इनको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। FCR इज ग्रेटर देन FCS एंड इज ग्रेटर देन FCT। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेशो बिटवीन डायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड अ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। डायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की हमेशा हाफ होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.5। क्वेश्चन नंबर 11, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ increase in water cement ratio, increase in finance cement, decrease in curing time, and option number D, decrease in size of aggregate। तो strength of concrete increase with, तो strength of concrete की increase जब होगी जब हमारा सीमेंट जितना फाइनेंस होगा उतनी ही हमारी सीमेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, the relation between modulus of rupture FCR and the characteristic strength of a concrete FCK is given by। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, FCR 0.7 इंटू √FCK। क्वेश्चन नंबर 13, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज कम्पेयर टू 150 mm³ इज ऑलवेज। हमेशा ध्यान रखिए जब भी हमारे जो क्यूब होता है उसका साइज जितना कम होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगी। तो 100 mm का क्यूब अगर हम कंपेयर करेंगे 150 mm³ से, तो 100 mm³ की स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मोर। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू IS कोड 4561978, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ कंक्रीट EC इन न्यूटन पर स्क्वायर कैरी टेकन बाय। अगर क्वेश्चन पूछेगा IS कोड 4561978, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, EC इज इक्वल टू 5700 √FCK। और अगर पूछता है IS कोड 4562000, तो उसका आंसर है EC इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंक्रीट का 5000 इंटू √FCK। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। मॉइस्चर कंटेंट अगर कंक्रीट में इंक्रीज होता है तो हमारे कंक्रीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रिड्यूस द स्ट्रेंथ, हमारी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो हमेशा कम हो जाएगी अगर मॉइस्चर हमारे कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज पोज़ोलाना सीमेंट। अगर हम कंपेयर करते हैं और OPC सीमेंट की पोज़ोलाना सीमेंट से, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इंक्रीज द श्रिंकेज इंक्रीज हो जाएगा अगर हम OPC सीमेंट की जगह पोज़ोलाना सीमेंट यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस 16 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन, admixture which cause early setting and hardening of concrete are called। admixture which cause early setting and hardening of a cement are called। कौन सा एडमिक्सर है जिसमें अगर हम एडमिक्सर यूज करते हैं इससे हमारी स्ट्रेंथ हमारी कंक्रीट जल्दी हार्ड हो और सेटिंग टाइम जल्दी हमारा आ जाए, तो वो हम उस एडमिक्सर क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर यूज करने से हमारी सेटिंग टाइम जल्दी और हार्ड हो जाता है कंक्रीट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलोंग्स द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम्स। प्रोलोंग मतलब लंबे टाइम तक, कौन ऐसा है जो लंबे टाइम तक यूज करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का
आंसर है ए, जिप्सम। जिप्सम अगर हम यूज करेंगे तो हमारा सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, हार्ड भी धीरे धीरे हमारा कंक्रीट धीरे धीरे हार्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ वॉइड रेशो सॉरी द परसेंटेज ऑफ वर्ड्स इन सीमेंट इन अप्रोक्सीमेटली द परसेंटेज ऑफ वर्ड्स इन सीमेंट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 14%। 40% जो है आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 40% वर्ड रेशो अप्रोक्सीमेट सीमेंट में 40% वर्ड रेशो होता है। क्वेश्चन नंबर 20 द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 year एज कम्पेयर टू 28 days स्ट्रेंथ इज अबाउट 20 days स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट। हमको कंपेयर करना है एक ईयर की स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए। अगर हम 20 डेज की कंपेयर करके एक साल की एक साल का कंपेयर करते हैं कि कितना कंक्रीट स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो सकता है, तो हमारा 20 to 25% मोर अधिक इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन नंबर 21 एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड हाई एल्यूमिनियम सीमेंट। अगर हम हाई एल्यूमिनियम सीमेंट को और ओपीसी सीमेंट से कंपेयर करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम तो जल्दी आ जाएगा, बट जो फाइनल सेटिंग टाइम है उसको टाइम लगेगा आने में, कम से कम 10 घंटे मिनिमम। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज ए मेजर ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज ए मेजर ऑफ। अगर हम मॉडुलस ऑफ कंक्रीट रप्चर मेजर करते हैं तो इसका आंसर होगा फ्लेक्सर स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ। मॉडुलस ऑफ रप्चर कंक्रीट इज मेजर ऑफ ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्कुलिटी ऑफ कंक्रीट द प्रिपेयर्ड शेप ऑफ द एग्रीगेट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किस शेप में हमारा एग्रीगेट है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्कुलिटी इफेक्ट करती है। तो राउंड शेप अगर रहेगा तो हमारी वर्कुलिटी बहुत अच्छी होगी, इलेंगेट रहेगा तो थोड़ा कम वर्कुलिटी होगी। तो इसमें पूछा है कि परफेक्ट शेप ऑफ एग्रीगेट फॉर वर्कुलिटी, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राउंडेड। 24 द इफेक्ट ऑफ adding calcium chloride in concrete is इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट कंक्रीट में ऐड करते हैं तो हमारे कंक्रीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें दो इफेक्ट पड़ेंगे। तो टू इंक्रीज द श्रिंकेज, जल्दी हमारी कंक्रीट सेट होगी तो हमारा श्रिंकेज इंक्रीज होगा, और दूसरा टू डिक्रीज इन सेटिंग टाइम, और हमारा सेटिंग टाइम डिक्रीज होएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड फोर्थ इज ए करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन नंबर 25 द वर्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इज इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट। बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम, बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम कब होता है, जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट 4% हो। तो 4% जब होगा हमारा होगा तो मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 26 फाइनल ग्रेडिंग ऑफ सीमेंट। फाइनल ग्रेडिंग ऑफ सीमेंट, फाइनल ग्रेडिंग सीमेंट का हम कैसे पता लगे। इफेक्टिव ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, इफेक्ट ओनली द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, बोथ, इट डज नॉट इफेक्ट द स्ट्रेंथ। तो फाइनल ग्रेडिंग ऑफ सीमेंट, जब भी फाइनल ग्रेडिंग ऑफ सीमेंट आएगा तो हमारा इफेक्ट ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ पे हमारा इफेक्ट पड़ता है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 पॉइजन रेशो फॉर कंक्रीट। पॉइजन रेशो फॉर कंक्रीट, पॉइजन रेशो की जब भी बात आएगी तो हमेशा इंक्रीज विद द रिचर मिक्स। रिचर मिक्स के साथ हमारा पॉइजन रेशो हमेशा इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 28 1% ऑफ वॉइड रेशो इन कंक्रीट मिक्स वुड रिड्यूस स्ट्रेंथ बाय अबाउट। अगर 1% हमारा वॉइड रेशो कंक्रीट में रिड्यूस हो जाता है तो 1% वॉइड रेशो हमारा कंक्रीट में आता है तो हमारी स्ट्रेंथ 5% रिड्यूस हो जाएगी। तो ए इज करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ। द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे पूछता है मिक्स एग्रीगेट तो मिक्स एग्रीगेट के होता है 5.0 to 7.0 तक, और कॉर्स एग्रीगेट के लिए होता है 6.0 to 8.5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कैसे पता चलेगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एंड कंक्रीट आर सेम, नहीं, कभी नहीं होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कम होता है और कंक्रीट का ज़्यादा होता है। स्टील का 1.5 होता है और कंक्रीट का हम 3 लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्टील इज लोअर देन द फॉर कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 31, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन द यील्ड स्ट्रेस, सही बात। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शुड बी बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेस, नो, गलत। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन द यील्ड स्ट्रेस, ये भी गलत है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेस। तो इसमें हमारा पहला और फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों करेक्ट ऑप्शन है। तो क्योंकि स्टील हम हमेशा यील्ड स्ट्रेस के हिसाब से लेते हैं और कंक्रीट में स्ट्रेंथ जो हम ले रहे हैं अल्टीमेट स्ट्रेस के हिसाब से। तो फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए ऑप्शन है हमारा बी, तो बी इज करेक्ट आंसर। 32, क्वेश्चन नंबर 32, फॉर द रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम। शेप ऑफ शियर डायग्राम कैसा होता है? पैराबोलिक अबव द नेचुरल एक्सिस एंड रेक्टेंगल अबव द नेचुरल एक्सिस। रेक्टेंगल अबव नेचुरल एक्सिस एंड द पैराबोलिक बिलो द नेचुरल एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पैराबोलिक अबव द नेचुरल एक्सिस, पैराबोलिक होता है नेचुरल एक्सिस के अबव और रेक्टेंगुलर हो जाता है नेचुरल के नीचे से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, डायगोनल टेंशन इन अ बीम। तो डायगोनल टेंशन इन बीम में क्या इफेक्ट पड़ता है? इसमें उल्टा हो जाता है, इंक्रीज बिलो द नेचुरल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द नेचुरल एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 34, इफ ए बीम फेल इन अ बॉन्ड देन द बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली। अगर कोई बीम हमारा किसी कहीं बॉन्ड की वजह से, जो स्टील होती यूज करते हैं उसमें बॉन्ड प्रॉपर नहीं बना, उसकी वजह से फेल होता है, तो हमको क्या करना चाहिए कि हमारे का इकोनॉमिकली बने स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए हमको यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हमको कम डाई की ज़्यादा बार यूज करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, if nominal shear stress tau v exceed the design shear stress of concrete tau c, the nominal shear reinforcement as per IS code 4561978 shall be provided by the carrying a shear stress equal to इसका आंसर होगा tau v। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। if the depth of the actual natural axis in a beam is more than the depth of the critical natural axis, the beam is called। जब हमारा डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस जो DC होता है, जो DN होता है हमारा DA, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, अगर हमारा अधिक है क्रिटिकल नेचुरल एक्सिस से, तो हम हमेशा ओवर रेनफोर्समेंट बीम वहाँ पे ओवर रेनफोर्समेंट बीम बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए सिंगल रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर सेक्शन इज represented by the KD in working state design, then the value of K for balanced section depend on the sigma ST only, because सिंगली रेनफोर्समेंट के लिए हमेशा सिग्मा ST ही यूज किया जाता है। तो डिपेंड ऑन सिग्मा ST ओनली। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इफ द परमिसिबल स्ट्रेंथ in steel in tension is 140 Newton per mm square, then the depth of neutral axis for single reinforced rectangle valence section will be, जब आप इसको उस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.39 D। तो इसके पास में कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 0.40 D। क्वेश्चन नंबर 39, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS कोड 4561978 शैल बी टेकन एज। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारी होती है, ऑप्शन नंबर सी, 2 इंटू 10⁵ N/mm²। तो
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट एज पर 4561978 इज। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं हम अगर IS कोड 4561798 है तो मिनिमम ग्रेड होगा हमारा M15। इसका करेक्ट आंसर ए है। यदि हमको 4562000 IS कोड के लिए बोलता है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 41, फॉर कंक्रीटिंग ऑफ heavy reinforced section without vibration, the breakability of concrete express the competing factor should be। बिना वाइब्रेटर के यूज किए हुए ब्रेकबिलिटी की कौन सी कंपेटिंग फैक्टर हम यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, इनमें से कोई ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब 0.92 फैक्टर यूज करेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड पर 50 kg फॉर सीमेंट फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32 लीटर्स। 32 लीटर्स एक बैग सीमेंट के लिए हम वाटर यूज करेंगे M15 ग्रेड कंक्रीट के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, इन केस हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी यूज्ड। यदि हम किसी मशीन में यूज नहीं करके उसको मिक्स नहीं कर रहे कंक्रीट को, अगर हम हाथों से ही केवल जो हमारा सीमेंट है, एग्रीगेट है, कंक्रीट का यूज करते हैं मिक्स करके, तो उसमें हम 10% सीमेंट एक्स्ट्रा यूज करते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता मैनुअली, इसलिए हम 10% सीमेंट एक्स्ट्रा यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर वॉल्स, कॉलम्स एंड वर्टिकल फेस ऑल स्ट्रक्चर मेंबर्स द फॉर्म वर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर। हमारी दीवार कॉलम्स एंड जो वर्टिकल फेस के स्ट्रक्चर होते हैं उसका शटरिंग हम कम से कम कितने दिन में या कितने घंटे में हटा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 24 से 48 घंटों में हम उसको हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 45, द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन। अगर इंडिविजुअल वेरिएशन के हिसाब से टेस्ट करते हैं स्ट्रेंथ का, तो उसमें हमारा एवरेज के हिसाब से कितना प्लस माइनस हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 15% ऑफ एवरेज का हम प्लस माइनस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ टी बीम का हमें पता लगाना है कि फॉर्मूला L0 सिग्निफिकेंस, L0 को हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट्स इन बीम, जीरो मोमेंट से जहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं वही L0 की माप होती है। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर द कैंटिलीवर ऑफ एक्टिव डेप्थ 0.5 मीटर द मैक्सिमम स्पान टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट इज। तो कैंटिलीवर के लिए इफेक्टिव डेप्थ कितना होता है हमारा, आपको पता होगा कि कैंटिलीवर के लिए हम डेप्थ स्पान एंड डेप्थ रेशो 7 लेते हैं और कंटिन्यूस बीम के लिए 26, और जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसके लिए 20। तो यह कैंटिलीवर, इसके लिए 7 लेते हैं, तो 7 इंटू 0.5 करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 7 5 35 3.5, तो 3.5 इज ए करेक्ट आंसर। तो ए इज करेक्ट आंसर 47, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर ए स्पान 15 मीटर द मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट शुड बी। जैसे मैंने अभी पहले बताया सेम वही क्वेश्चन आ गया, इस बार सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आया। ये 15 मीटर आया, इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 20 करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 750 mm इसका आंसर आ जाएगा। सेम ही अगला क्वेश्चन है, फॉर अ कंटिन्यूस स्लैब ऑफ 3 इंटू 3.5 मीटर साइज द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू बी सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट।
तो इसके लिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू if 4 5 6 1 1 7 8 the flexural strength of concrete, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इसके अकॉर्डिंग हम क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। 51, अकॉर्डिंग टू IS कोड 4561978 द कॉलम और स्ट्रेट इज द मेंबर ऑफ हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन, किस हिसाब से हम लेते हैं कि हमारा इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा हमारी होनी चाहिए, तो 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 52, अकॉर्डिंग टू IS कोड मिनिमम सिलेंडर रेशो फॉर अ शॉर्ट कॉलम इज, शॉर्ट कॉलम के लिए मिनिमम सिलेंडर रेस कितना होता है, ए, ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 12 mm, तो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, लैप लेंथ इन कंप्रेशन सेल नोट बी लेस देन, लैप लेंथ के लिए कंप्रेशन सेल नोट बी लेस देन कितना होना चाहिए, 24/5, तो सी इज करेक्ट आंसर। और टेंशन के लिए बताना मुझे कितना होता है, शायद 35 होता है। 54 क्वेश्चन नंबर 54, द मिनिमम कवर इन a slab should neither be less than and diameter of a var nor less than, इसका ऑप्शन है 10 mm, 15 mm and 25 mm and 30 mm। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द मिनिमम कवर इन ए स्लैब शुड बी नाइदर लेस देन एंड द डायमीटर ऑफ नॉर लेस देन, कि हमारा मिनिमम कवर कितना होना चाहिए स्लैब के लिए, हम कितना कवर लेते हैं मिनिमम स्लैब के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 15 mm। क्वेश्चन नंबर 55, द फोर लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्सिंग बार इन ए कॉलम द मिनिमम कवर सेल बी नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉर लेस देन, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 40 mm। क्वेश्चन नंबर 56, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार एंड द स्लैब थिकनेस, हम स्लैब थिकनेस कितना लेते हैं बार के अकॉर्डिंग, तो डायमीटर हम कितना लेते हैं, जो भी हमारी थिकनेस है उसका 1 डिवाइड बाय 1/8, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू IS कोड 4561978 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज, द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट हम कॉलम में कितना लिखते हैं, 6% मैक्सिमम हम रेनफोर्समेंट लेते हैं, उससे कम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, द परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब विच when high strength of deformation var used in is not less than, डिफॉर्म बार के लिए पूछ रहा है तो हमेशा उसके लिए 0.12% लिया जाता है, इसका आंसर बी इज करेक्ट आंसर। इफ और यदि सिंपली या प्लेन बार के लिए पूछता है तो उसके लिए 0.15 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है करेक्ट है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इन 0.8, बिल्कुल सही। स्पेसिंग ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ अ कॉलम शुड नॉट बी एक्सीड 300 mm, बिल्कुल करेक्ट आंसर। रेनफोर्समेंट बार्स इन अ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, ये भी सही है। द नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार प्रोवाइड इन अ सर्कुलर कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 4, तो डी इज करेक्ट आंसर, इसका ये क्वेश्चन करेक्ट है और सब बाकी गलत है। सो दोस्तों ये थे हमारे शार्ट क्वेश्चन, और आपको कैसा लगा लेक्चर हमको बताना। थैंक यू। तो दोस्तों कैसे लगे ये क्वेश्चन आशुतोष सर, जो बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए दोस्तों हमने जो सेट तैयार किया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये सिविल के बहुत अच्छे जानकार हैं, मतलब सिविल के बारे में आपको सारी डिटेल बता देंगे, ठीक है।
सिविल के, चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से। सिविल में यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में या कोई भी क्वेश्चन या किसी भी जानकारी, यदि आप इस वीडियो को और 10-15 वीडियो चाहते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू चाहते हैं आपके, मैं इसके ऐसी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों ये जो मैं वीडियो कंस्ट्रक्शन के आपके सामने आज हमने प्रेजेंट करी है, ज़रूरी नहीं है कि केवल राज्य अनुदेशक के लिए। आपने चाहे यूपी ट्रिपल एस सी जेई का फॉर्म भरा है, चाहे आपने यूके ट्रिपल एस सी जेई का फॉर्म भरा है, सिविल इंजीनियर से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, उन सब में ये सारे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। और ये जो सारे प्रश्न आज 60 हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं दोस्तों, सारे चुनिंदा क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो किसी भी परीक्षा में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।